हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये लास्ट पार्ट होने वाला है, चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो, पहले दो पार्ट ना देखे हो इस चैप्टर के, तो प्लीज़ जाके उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद ये जो पार्ट है इसे रिज्यूम कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उससे पहले वाली वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड बेसिस या सॉल्ट्स में कॉमन क्या है। देखिए, कॉमन है ये तीनों ही एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देते हैं। ठीक है, एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, ये पानी में घोलने पर आयंस डोनेट करते हैं। ठीक है, एसिड जो है H+ आयन डोनेट करता है, जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं। इसके साथ मेटल और नॉन मेटल के आयन भी डोनेट करते हैं। जो एसिड है नॉन मेटल्स के आयन डोनेट करता है, और जो बेस है वो सॉलिड के आयन भी डोनेट करता है। इसके अलावा जो सॉल्ट है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल, मतलब बेसिकली उसमें मेटल और नॉन मेटल होते हैं, उन दोनों के आयन्स रिलीज करते हैं। और इन आयनिक कंपोजिशन की वजह से जब इन्हें पानी में घोल दिया जाता है और उसमें आयंस आ जाते हैं, तो इस वजह से वो जो एक्वस वाटर है, जो वाटर है एक्वस सॉल्यूशन है, चाहे वो एसिड का हो, चाहे वो बेस का हो, या फिर सॉल्ट का हो, नमक का हो, तीनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। राइट, ठीक है। तो ये था कि इन तीनों में कॉमन क्या है। इसके अलावा अगर हमें इनकी स्ट्रेंथ का पता करना हो तो हम कैसे पता करते हैं। देखिए, एसिड बेस और जो सॉल्ट है उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। थोड़ा सा हमने पहली वाली वीडियो में भी इसे हल्का सा डिस्कस किया था। यूनिवर्सल इंडिकेटर असल में एक तरह का सॉल्यूशन होता है, वो कई सारे सॉल्यूशंस का मिक्सचर है। उस मिक्सचर को हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन में, मिक्सचर्स में, कंपाउंड्स में यूज कर सकते हैं। अब कौन कितना एसिडिक है या कौन कितना बेसिक है, इस बात को पता लगाने के लिए हम उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, जब हम किसी कंपाउंड के अंदर, किसी केमिकल के अंदर इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को मिक्स करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर कलर देता है। उस कलर को हमें दिए हुए कलर के हिसाब से मैच करना होता है, और मैचिंग के हिसाब से हमें एक गिवन पीएच मिल जाता है। ठीक है, और उस पीएच से हम आइडिया लगाते हैं कि कोई भी चीज कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है। अब एसिड के लिए पीएच हमेशा ही लोअर देन 7 होता है, लेस देन 7 होता है। अब जितना कम पीएच होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इथेनॉइक एसिड है और एक HCl है। इथेनॉइक एसिड का जो पीएच है वो थोड़ा ज्यादा होगा, जबकि जो HCl है उसका जो आपका पीएच है वो बहुत कम होगा, लगभग 1 के और पास होगा HCl का, और इथेनॉइक एसिड का आई थिंक 3 या 3.5 के और पास मिलेगा आपको। तो जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उसका पीएच उतना ही कम होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होगा, वीक एसिड का पीएच ज्यादा होगा। इसके रिवर्स अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस का जो पीएच है, जितना ज्यादा पीएच होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, उतना ही ज्यादा एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो अगर NaOH की बात करें, एक स्ट्रॉन्ग आपका बेस है, तो इसका पीएच आपको 13.5 14 के और पास मिल जाएगा। ठीक, वहीं पर हम अगर किसी माइल्ड बेस की बात कर लें, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका जो आपको पीएच है वो 11 के और पास समथिंग मिलेगा। तो जितना कम पीएच होगा उतना ही वो कम बेसिक होगा, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही वो ज्यादा बेसिक होगा। हम कह सकते हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा जितना ज्यादा उसका पीएच होगा। राइट, और न्यूट्रल होता है, 7 पर हो कोई एग्जैक्ट पीएच वैल्यू तो वो न्यूट्रल कहलाता है। अब देखिए, हमारे पास का जो एनवायरनमेंट है उसमें एसिड बेस, मतलब जो पीएच है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, जैसे आप और पास कहीं भी देख लो, एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है किसी ना किसी चीज के लिए। जैसे कि अगर बात करें हम गार्डनिंग की, आप जो गार्डन सॉइल देखते हो उसका एक पर्टिकुलर पीएच होता है। अगर उस पर्टिकुलर पीएच से पीएच अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर सकते, वो अनउपजाऊ बन जाती है। ठीक है, वो बंजर जमीन हो जाती है, उस पर फिर खेती वगैरह नहीं की जा सकती। और ये पीएच जो होता है वो प्लांट्स के लिए लगभग
5.5 से लेकर 7.5 तक के बीच का होता है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नॉर्मली जो प्लांट्स को चाहिए होता है वो 5.5 से लेकर 7.5 pH के बीच का चाहिए होता है। ठीक है, ये गार्डन सॉइल की चाहिए होती है। ऐसे ही आप ऑर्गेनिज्म देखें, अगर एक एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर pH का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उससे अगर ज़्यादा या उससे अगर कम pH का एनवायरनमेंट बन जाए तो वहाँ पर लाइफ ग्रोथ नहीं हो सकती। जैसे आपके लिए अगर एग्जांपल देना हो तो मर्क्यूरी पर, ठीक है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। अब वहाँ का pH बहुत ही कम है, क्या लगता है वहाँ पर जिंदगी हो सकती है? वहाँ पर किसी भी तरह का सर्वाइवल रेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक जो pH है वो एक स्पेसिफिक pH चाहिए होता है ताकि कहीं पर भी लाइफ ग्रो हो सके। ठीक है, जिस लाइफ को हम जानते हैं एटलीस्ट उस लाइफ की, ठीक, आज की डेट में हमारी जो लाइफ है, जिस लिविंग लाइफ की हम बात कर रहे हैं उसकी, तो वो ग्रो नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर pH चाहिए। इसके अलावा pH की इंपॉर्टेंस आप ह्यूमन बॉडी में देखते हैं। ह्यूमन बॉडी में पर्टिकुलर pH की क्या वैल्यू है? जैसे आपका खुद पूरी बॉडी जो वर्किंग करती है वो एक पर्टिकुलर pH में काम करती है। इसका जो वर्किंग होता है वो लगभग 5.5 से लेकर और 7 के बीच में रहता है। यूजुअली 6 से लेकर 7 के बीच में एक नॉर्मल बॉडी को काम करने के लिए pH चाहिए होता है। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात नहीं कर रहे जो हमारे स्टमक में है, उसके अलावा नॉर्मल पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर उसे भी इंक्लूड कर लें तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर pH चाहिए। हमें डाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर pH चाहिए, ठीक है ना। तो जो एसिड है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, अगर उससे ज़्यादा pH हो, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत कम पे है तो हम नॉर्मली उससे ज़्यादा लेंगे। अगर उससे ज़्यादा pH बन जाए तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर एक्सेसिव pH भी बन जाए, ठीक है, जैसे अगर एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाए आपके स्टमक के अंदर, तो आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, वो खट्टी खट्टी जो डकारें आने लगती हैं, गैस बनने लगती है हल्की सी, है ना। तो वो जो खाना पचता नहीं है, वो इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ HCl की वजह से। तो आपके स्टमक के अंदर HCl बहुत ज़्यादा बनने लगता है और उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, उस केस में हम क्या करते हैं कि हम कुछ एक बेस नेचर का कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे घर की जो रेमेडी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है उसे कंज्यूम कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी में घोल के उस बेकिंग सोडा को पी लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो बेस और ये जो आपके स्टमक का जो HCl है वो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो नॉर्मली वो सही हो जाता है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरा जो एसिड है उसे खत्म नहीं करना है। कहीं आप स्ट्रॉन्ग एसिड लें, आप ये सवाल पूछें कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लेते। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, हमें एसिड पूरा खत्म नहीं करना, जो बस एक्सेस में बना हुआ है हमारे स्टमक के अंदर उसे न्यूट्रलाइज करना है। तो हम एक वीक बेस का यूज करते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारा जो स्टमक है नॉर्मल pH कंडीशन में आ जाए। समझ में आया? इसके अलावा जो दवाइयाँ आती है जैसे डाइजीन हो गई, ठीक है, या और भी जो एंटासिड होती हैं, ठीक है, मतलब जिन्हें इनडाइजेशन एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उसे ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उन मेडिसिन को बोला जाता है एंटासिड। और जो एंटासिड होती हैं उसमें यूजुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये कॉमन नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एक वीक बेस है, ठीक है, एक वीक बेस है जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। समझ में आया? इसके अलावा और आप कहाँ देखते हैं नेचर के अंदर? देखिए एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन होती है, एसिड रेन कब मानी जाती है? जब pH 5.5 से कम हो। अगर पानी का जो एसिड की जो रेन है उसके वाटर का pH 5.5 से कम होगा तो फिर उसे एक एसिड रेन माना जाएगा। अब उससे क्या होगा? वो एसिड रेन बरसेगी और हो सकता है वो ज़मीन में आए। ज़मीन में अगर वो घुलेगी तो pH जो सॉइल का जो pH है वो कम हो जाएगा, या वो बारिश का जो पानी है वो अगर नदियों में चला जाए तो सॉइल जो वाटर का जो pH है उसे कम कर देगा। उससे जो उसके अंदर एक्वाटिक लाइफ है उसे जीने में प्रॉब्लम होगी, उसके सर्वाइवल रेट कम हो जाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि डिफेंसिंग के लिए भी जो है pH बेस का यूज़ होता है। कैसे pH का यूज़ होता है? जैसे
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एसिड का, मिथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। जैसे कि चींटी हो गई, आपने कभी चींटी या वो बड़ा वाला चींटा आता है वो काट लेता है तो उसमें जलन होती है ना एक, ठीक, ऐसे ही मधुमक्खी होती है वो काट लेती है, ठीक है। तो जो एंट स्टिंग हो गया, स्टिंग मतलब जो क्या बोलेंगे उसका जो डंक है, ठीक है, स्टिंग हो गया डंक। तो चींटी का जो डंक हो गया या वो बी का जो डंक हो गया, ठीक है, बी स्टिंग हो गई, एंट स्टिंग हो गई। या फिर एक और प्लांट होता है, एक नेटल नाम से एक प्लांट होता है, ठीक है, उस प्लांट के ऊपर बहुत पतले पतले से स्टिंग होते हैं, मतलब हेयर जैसे कांटे से निकले हुए होते हैं, वो भी अक्सर चुभ जाया करते हैं हाथों में अगर आप किसी ऐसी वाइल्ड एरिया से जा रहे हैं तो। और उसमें भी सेम एसिड होता है। एसिड कौन सा है? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड बोल दिया जाता है। तो उसमें भी सेम एसिड ही होता है। तो एंट स्टिंग हो गया, बी स्टिंग हो गया, नेटल स्टिंग हो गया, ये जो नेटल का प्लांट है इसका स्टिंग हो गया, इन सब में जो है आपके पास मिल जाता है आपको क्या? मिथेनोइक एसिड। अच्छा, नेचर जो है इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का आपको एक मौका देता है। जैसे आपने पहला केस देखा ही कि अगर एसिडिटी हो जाए तो आप वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपके पास ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें आपको कोई स्टिंग लग जाए जिसमें मिथेनोइक एसिड है तो आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसका सबसे एक एग्जाम्पल, बढ़िया वाला एग्जाम्पल है नेटल स्टिंग। अक्सर करके जो नेटल स्टिंग होता है उसी पेड़ के, उसी पौधे के साइड में एक और आपको पौधा मिलता है जो जिसका नाम होता है डॉक। एक डॉक प्लांट होता है, वही प्लांट अक्सर नेटल प्लांट के साइड में होता है। अच्छा, डॉक प्लांट बेसिक इन नेचर होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, उसमें से जो रस निकलता है वो भी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये जो प्लांट है नेटल स्टिंग, इसमें एसिड है। तो अगर आप गलती से टच हो जाओ, आपके जलन होने लगे या सूजने लगे, क्योंकि मिथेनोइक एसिड है उसकी वजह से हल्की फुल्की सूजन आ जाती है, जैसे कि ततैया के काटने पे आ जाती है या फिर वो आपका मधुमक्खी होती है उसके काटने पे आ जाती है। तो वहीं जो साइड में उसका डॉक प्लांट है उससे तोड़ के और आप उसे मल सकते हैं, क्योंकि उसमें बेस होता है, तो वो हैंड टू हैंड आपका क्या कर देगा? न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। तो नेचर आपको एक ऑप्शन भी देता है न्यूट्रलाइजेशन का। समझ में आ रहा है ना? एक एसिड वाला प्लांट है, एक बेस वाला प्लांट है, और दोनों ही आपको न्यूट्रलाइज करने का मौका दे रहे हैं इस तरीके से। तो आपने देखा कि पीएच बहुत जगह यूज हो रहा है। पीएच का एक और हमारी बॉडी के अंदर जो मोर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो है डेंटल कैविटी। देखिए, आपके दांतों में जो कैविटी होती है, जो दांतों में कीड़े लग जाते हैं या दांत गल जाता है, क्यों होता है? आपके माउथ में एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर पीएच से, जो कि है 5.6, ठीक है, 5.6 पीएच से अगर कम हो जाएगा आपके माउथ का पीएच तो फिर उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करने लगते हैं, और वही बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करके आपके माउथ के अंदर जो लेफ्ट फूड रह गया है थोड़ा बहुत, उसे डिकम्पोज करके एसिड बनाते हैं, और वही एसिड फिर आपके माउथ को, आपके जो टीथ हैं बेसिकली, उन्हें जर्मिनेट कर उन्हें गलाते हैं, ठीक है। तो उन्हें डीमिनरलाइज जब किया जाता है तो उससे होता क्या है कि आपके दांत ना, जो दांत है आपका टीथ है वो 3 लेयर का मिलकर बना हुआ है। सबसे ऊपर की लेयर होती है इनेमल लेयर, फिर उसके नीचे होती है डेंटाइन, और सबसे नीचे होती है पल्प कैविटी, ठीक है। तो ये आपने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो जो इनेमल होता है वो आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इनेमल जो है वो एक पर्टिकुलर केमिकल से बना हुआ होता है, ठीक है, और ये आपके बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्या होता है ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेचुरली हम इसे कैल्शियम फॉस्फेट ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोल देते हैं, ठीक है। जो इसका बेसिक फॉर्मूला जिस नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इनेमल जो है वो हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का मिलकर बना हुआ होता है, पर नॉर्मली ये जो है कंपोजिशन ये कैल्शियम फॉस्फेट ही है, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, पर इसे भी गला दिया जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो माउथ के अंदर, डेंटल कैविटी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर पीएच वैल्यू का बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। यहां तक एसिड बेसिस की बात हो गई खत्म। अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे, चैप्टर के मेन एक और लास्ट टॉपिक पर, जो कि है सॉल्ट। अभी तक हमने बात की है एसिड और बेस की, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक कंपाउंड बना था सॉल्ट,
अब उसी सॉल्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही समझ में आ गया आपको कि सॉल्ट होता क्या है और कैसे बनता है। देखिए सॉल्ट जो है एक आयनिक कंपाउंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को मिलाकर बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर बनता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो उसमें सॉल्ट बनेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको पता है एक एसिड चाहिए एक बेस चाहिए। जब एसिड बेस मिलते हैं तो वाटर निकलता है और साथ ही साथ NaCl निकलता है। आई होप इतनी सी बात हो गई आपको क्लियर। चलिए अगर हम नेचर की बात करें तो सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक नेचर है। आयनिक नेचर होने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ये सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नॉर्मली सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें पानी में घोल दें, एक्वस सॉल्यूशन में कर दें या फिर इन्हें आप मॉल्टन स्टेट में ले आओ तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट। ये इनकी क्वालिटीज़ हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें सॉल्ट्स के फैमिली के बारे में, ठीक है, जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं ना, तो सॉल्ट्स की ग्रुपिंग को हम बोल देते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। और कोई भी सॉल्ट उस फैमिली का माना जाता है जो भी उसमें मेन आगे मेटल लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaCl है सॉल्ट ऑफ सोडियम, ठीक है। आप जब भी सुनोगे ना तो आप ऐसे ही सुनोगे कि सॉल्ट ऑफ दिस मेटल, सॉल्ट ऑफ दैट मेटल, दैट मीन्स वो उस फैमिली का माना जाएगा। तो NaCl सोडियम फैमिली का सॉल्ट है, ठीक है। उसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी एक सोडियम फैमिली का ही सॉल्ट है, ठीक है ना, समझ में आया। तो जो भी उसके आगे मेटल लगा है उसी फैमिली का जो सॉल्ट है उसे माना जाएगा। अब जो सॉल्ट है उसमें मोस्ट कॉमन जो पाया जाने वाला सॉल्ट है वो है आपके घरों में पाया जाने वाला नमक, है ना, कॉमन सॉल्ट जिसे बोल देते हैं हम। और उस कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज NaCl। तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, वो कब बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों आपस में मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, तब वाटर और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो वो जो आपके घरों में कॉमन नमक पाया जाता है, कॉमन सॉल्ट पाया जाता है, वो इस तरीके से बनता है। पर इंडस्ट्री में ऐसे थोड़ी बनाया जाता है, ठीक है। बनता कैसे है? जो आपके घरों तक नमक पहुंचता है वो कैसे आता है? देखिए वो आता है समुद्र से। समुद्र में, ओशियंस में जो वाटर बॉडीज हैं, सैलाइन वाटर बॉडीज हैं, मैराइन वाटर बॉडीज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कई सारे नमक घुले हुए होते हैं। उन्हीं घुले हुए नमक में से एक इंपॉर्टेंट नमक है NaCl, एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है NaCl। कई जगह सॉल्ट्स के खदान भी मिलती है, मतलब सॉल्ट का एक साथ डिपोजिशन भी मिलता है, जैसे खदान होती है उस टाइप से मिल जाता है। तो वहां से भी खोद खोद के सॉल्ट्स को निकाला जाता है। वो जो सॉल्ट खोद के निकाला जाता है उसे जनरली बोला जाता है रॉक सॉल्ट, ठीक है। जो सेंधा नमक आता है ना, जैसे आप व्रत में यूज करते हो, वो होता है। अब वो जो सेंधा नमक है, रॉक सॉल्ट है, असल में क्या है? वो NaCl ही है, ठीक है। वो NaCl है। उस NaCl में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं। उन्हीं इम्प्योरिटीज की वजह से वो जो सेंधा नमक है, उस सेंधा नमक का वो जो हल्का पिंकिश कलर जो होता है, अगर आप सेंधा नमक साबुत लेके आए हो, ब्राउन सा पिंकिश सा कलर होता है उसका, है ना, वो उसी इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। जब इस सेंधे नमक को प्योरीफाई कर दिया जाता है, इसमें से ये इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती हैं और पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा NaCl बचता है, तब इसे इसका कलर जो है वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका साबुत जो नमक बनता है वो आपका NaCl बन जाता है। फिर उसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है ताकि हमारी वो जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो ना हो और हम बीमार ना पड़े। और फिर वो अलग अलग कंपनीज पैकेज करके इस आयोडीन नमक को भेजती हैं, ठीक है। आई थिंक आपको बात हो गई क्लियर। चलिए, अच्छा, मैंने जब बोला इम्प्योरिटीज तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गंदगी मिली हुई है। इम्प्योरिटीज का मतलब है कि NaCl के साथ उसमें और भी अलग अलग सॉल्ट्स या मिनरल्स मिले हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं वो कंज्यूमेबल नहीं है, उसे कंज्यूम करते ही हम सेंधा नमक को नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। बस ये है कि उसमें NaCl के साथ दूसरे सॉल्ट्स मिले हुए हैं और आयंस मिले हुए हैं, बस, ठीक है। इम्प्योरिटी का क्या मतलब है? साइंस में इम्प्योरिटी का मतलब है कि जो भी चीज़ आपको दे रखी है उसके अलावा कुछ भी चीज़ हो वो इम्प्योरिटी है। जैसे अगर नमक में बहुत सारा नमक है, उसमें 2-4 दाने चीनी के गिर गए तो चीनी उसकी इम्प्योरिटी कहलाएगी, क्योंकि वो नमक अब प्योर नहीं रहा, उसमें चीनी आ गई है। समझ में आया?
चलिए, तो जो सॉल्ट हैं, NaCl कॉमन सॉल्ट है, आपको पता है हमारी इंडिपेंडेंस में इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। गांधी जी ने दांडी मार्च की थी इसी सब नमक को लेकर, ठीक है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था नमक की वजह से। आई होप आपने हिस्ट्री में वो सब पढ़ा है और आपको पता है उसके बारे में। तो हमारी हिस्ट्री में भी NaCl एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, सॉल्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब आए आगे, तो NaCl खाने में तो यूज़ होता ही है, इसी के अलावा इसे बहुत सारी कंपाउंड्स बनाने के, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए एज रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो सबसे पहला जो कंपाउंड याद आता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaCl से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, जरा इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaCl है, NaCl को पानी में घोला जाता है, तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बन गया NaCl का, इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन बन गया NaCl का, उसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। सोडियम क्लोराइड के ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम चीज़ों को तोड़ते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझना हो कि जैसे हमने पानी में NaCl घोला, तो जो NaCl है वो अपने पर्टिकुलर आयंस में टूट जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। कोई भी नमक हो पानी में घोलते ही अपने पर्टिकुलर आयंस में टूट जाता है। तो जैसे ही आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो Na+ और Cl- इस तरीके से दो पार्ट में टूट गया। फिर होगा क्या कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है कि NaCl तो ऑलरेडी टूटा पड़ा है, उसके साथ जो वाटर है वो भी टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर जो है वो अपने पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जो कि होता है H2 एंड O2, राइट। जो आपका H2 है एंड O2 है, उस पार्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है वाटर का। तो अब पर्टिकुलरली क्या क्या चीज हो गई, अब Na+ हो गया, Cl- हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, ये चीजें हैं। अब होगा क्या कि जो Cl है, Cl- है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो होगा ही। तो जो Cl- है, आप खुद सोचिए, Cl- कहाँ किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर? ऑब्वियसली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाता है। तो क्लोरीन जो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा पॉजिटिव की ओर, ठीक है, जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी उसकी ओर जाएगा। अच्छा, अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोड, आप किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को नाम नहीं दे सकते, साइन नहीं दे सकते। हमने आपसे कह दिया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये कैथोड है या एनोड है, आप ऐसे नहीं बता सकते। आपको ये बताने के लिए कि कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड है या कैथोड है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहां पर यह पता करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पर या रिडक्शन हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहा जाता है। सिंपल। पॉजिटिव नेगेटिव साइन देख के कभी भी नहीं कहा जा सकता कि ये इलेक्ट्रोड है या ये कैथोड है या एनोड है, ठीक है। प्रोसेस दे रखी है तो अलग बात है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस दे रखी है, उसमें पूछा जाए कि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है या कैथोड है तो आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव वाला कैथोड होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली ये पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब बताइए कि ये एनोड होगा या कैथोड होगा, तो आप नहीं बता सकते। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये समराइज हुआ। तो अभी देख लेते हैं, अगर जो Cl है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है कि ऑक्सीडेशन की कंडीशन क्या होती है। देखिए, ऑक्सीडेशन की कंडीशन होती है कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन हट जाए, या तो नॉन मेटल जुड़ जाए या मेटल हट जाए, ये ऑक्सीडेशन की कंडीशन होती है ना। तो यहां क्या हो रहा है, ये जो क्लोरीन है क्या नॉन मेटल है, और ये क्लोरीन किसकी ओर जा रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक नॉन मेटल उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके पास आ रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या होगा, एनोड होगा,
है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है ये एनोड होगा, दूसरा वाला कैथोड होगा। इतना हो गया, समझ में आ गया। तो सारा जो क्लोरीन है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता जाएगा और वहां पर जो क्लोरीन है वो सारा जुड़ जुड़ के Cl2 के फॉर्म में लिबरेट होके गैस के फॉर्म में निकलने लगेगा। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट बन गया आपका क्लोरीन Cl2। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जो बाकी जो Na+ है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। इसके अलावा जो आपका H2 है वो भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये मिलके हाइड्रोक्साइड भी बनाते रहेंगे। तो जो Na है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के पानी के अंदर रह जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो पानी के अंदर रह जाएगा। तो जो वाटर है उसमें क्या बेसिकली H और OH होते हैं ना, तो वो जो वाटर का OH है वो किससे जुड़ रहा है, आपका Na+ के साथ जुड़ रहा है। Na+ के साथ जुड़ गया तो वो क्या बन गया, NaOH बन गया। अब क्या चीज बची आपका, देखो NO एक कंज्यूम हो गया, NaOH फॉर्म में बन गया। ठीक है, और क्लोरीन निकल गया। अब क्या बचा, H2 बचा। वो जो H2 है, हाइड्रोजन है, H+ आयंस हैं, वो सारे के सारे जाएंगे आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, वहां इकट्ठे होंगे और वहां इकट्ठे होने के बाद वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे और फिर गैस बन के निकल जाएंगे। ये आपको बात समझ में आ गई। अब इस प्रोसेस में 3 कंपाउंड बन रहे हैं आपके बेसिकली। एक क्लोरीन बन रहा है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, एनोड से निकल रहा है। ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, कैथोड से निकल रहा है, और तीसरा जो बचा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि उस पानी में ही घुला हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन के साथ ही घुला हुआ है। क्योंकि इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि एक बेस है, एल्कली है, और क्लोरीन बन रहा है। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें हम बेसिकली क्लोरीन बना रहे होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रहा है, एल्कली बन रही है, मतलब NaOH बन रहा है। ठीक है, इस वजह से आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई, क्लियर। और देखिए क्लोरीन कई पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे पानी को साफ करने के लिए, PVC पाइप को बनाने के लिए। जो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो PVC पाइप होते हैं उसमें क्लोरीन तो लग ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। ठीक, अच्छा, जो हाइड्रोजन गैस है वो फ्यूल्स के लिए यूज होता है, जैसे रॉकेट फ्यूल्स में यूज होता है। मार्गरीन बनाने के लिए यूज होता है। मार्गरीन एक बटर सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, जो बटर है वो एनिमल जो मिल्क है उससे निकाला जाता है, मतलब एक एनिमल प्रोडक्ट है, एक एनिमल बाय प्रोडक्ट है। मिल्क एनिमल से मिल रहा है ना, और उसी मिल्क से बटर निकालते हैं हम, तो वो क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया, एक एनिमल बाय प्रोडक्ट हो गया। उसी का सब्स्टिट्यूट है आपका मार्गरीन। मार्गरीन बनाया जाता है हाइड्रोजन और ऑयल्स को यूज करके। ठीक है, उसका हाइड्रोजनेशन कर दिया जाता है। जो प्लांट ऑयल्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं, उन्हीं का हाइड्रोजनेशन करके मार्गरीन बना दिया जाता है। तो यूजुअली जो मार्केट में बटर आ रहा होता है तो उसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई सस्ता बटर होता है, कोई महंगा बटर होता है ना, तो उसमें वो सस्ता महंगा एक्चुअली मार्गरीन का अंतर होता है। किसी में मार्गरीन होता है, किसी में, जैसे अमूल बटर है। आई होप मैंने इतना रिसर्च नहीं की है, पर मैं, क्योंकि कंपनी बड़ी है तो मैं मानता हूँ कि अमूल डेयरी एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो अमूल का जो प्रोडक्ट होगा वो बटर ही होगा। बाकी अगर आपने नॉर्मली ऐसे कई सारे बटर देखे होंगे जो लोकल ब्रांड होते हैं, तो उन पे इतना ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, कि हो सकता है वो मार्गरीन हो, आपको बटर कह के मार्गरीन बेचा जा रहा हो, है ना, और आपको पता भी नहीं चलता टेस्ट में कुछ खास। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो NaOH है उसे भी कई सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे NaOH का डीग्रीसिंग ऑफ मेटल के लिए यूज किया जाता है, मेटल पे कई बार ग्रीस लग जाती है, उसे साफ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, NaOH को प्रोडक्ट्स, कई सारे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है NaCl की हेल्प से, वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए आपने ये देख ही लिया कि NaCl का यूज करके क्लोरीन बन रहा है, इसी क्लोरीन का यूज करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिक्स किया जाता है तो उससे बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस में निकलता है H2O। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड है, यही कहलाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर बना, इसका कई सारा पर्पस होता है। जैसे एक तो वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेव करना होता है, मतलब उसमें जर्म्स फ्री करने के लिए पानी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लीचिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जैसे जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है उसमें जो फेशियल ब्लीच बनाए जाते हैं उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जो कॉटन होता है ना, वो नेचुरल जो कॉटन प्लांट से निकलता है वो हल्का सा येलोइश होता है। जैसे आपका जो कॉटन की शर्ट होगी वो कई बार धुल के हल्के सा उसमें पीलापन आ जाता है ना हल्का सा, वही नेचुरल कलर होता है। उसे जो एकदम नई वाइट शर्ट आती है वो ब्लीच करने से होती है एक्चुअली, ठीक है ना। तो उन्हें कॉटन इंडस्ट्री में, जो क्लॉथ इंडस्ट्री होती है, ब्लीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही लॉन्ड्रीज में, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे कपड़े धुलते हैं, वहाँ पर कपड़ों को एकदम चमकता हुआ बनाने के लिए भी वॉशिंग के बाद ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगला कंपाउंड है आपका बेकिंग सोडा। ये भी बनता है NaCl की हेल्प से। चलिए देखिए कैसे बनता है। अब क्या करते हैं, NaCl को पानी में घोल लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं और साथ ही साथ अमोनिया भी डालते हैं। तो 4 प्रोडक्ट चाहिए आपको बेसिकली बेकिंग सोडा बनाने के लिए। क्या क्या है वो? ब्राइन सॉल्यूशन है जिसमें कि NaCl और वाटर है, इसके अलावा अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये चारों चीज़ें मिक्स होती हैं तो आपके 2 कंपाउंड बनते हैं। पहला तो है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं जिसे, ठीक है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी को बोलते हैं हम बेकिंग सोडा, ठीक है। ये बेकिंग सोडा आपने देखा होगा बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होता है। आप जो फूड है उसे क्रिस्पी बनाने के लिए यूज करते हैं इसे, है ना। अच्छा, अगर आप इसे, आपने देखा होगा कि अगर हमें बहुत जल्दी कुकिंग करनी है फूड की, तो हम क्या करते हैं, अक्सर उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ठीक है। जैसे छोले वगैरह बन रहे हो या राजमा बन रहा हो तो उसमें अक्सर करके बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है ताकि वो जल्दी से गल जाए, ठीक है। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है, जो कंपनी बोल रहा हूँ, जो ढाबे वगैरह होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाए। इसके अलावा जो पकौड़े वगैरह होते हैं उन्हें भी क्रिस्पी करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर छोले भटूरे जैसे बना रहे हो तो उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है और बेकिंग सोडा के साथ कोई ना कोई एसिड भी डाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, एसिड डालने से ना वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है सबसे पहले। तो अगर आप उसमें एसिड ना डालो तो क्या होगा, हाई हीट पे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और इसके साथ ही साथ जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसमें से सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बचेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इतना बेटर सॉल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, वो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा बनाता है, क्योंकि सोडियम जो कार्बोनेट है वो असल में वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है ना। तो उसका कई बार आपने देखा होगा, आप जो टेस्ट है वो हल्का सा उसमें नमक का जो टेस्ट है, जब आप बेकिंग सोडा डाल देते हैं और कुकिंग करते हैं तो वो साबुन जैसा, डिटर्जेंट जैसा कई बार टेस्ट आ रहा होता है, हल्का हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा। वो तभी आ रहा होता है जब बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है, ठीक है, और उसके साथ कोई एसिड नहीं डाला जाता। तो इससे वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और वो वही सोडियम कार्बोनेट होता है जो अभी आगे पढ़ेंगे आप, वॉशिंग सोडा वाला। तो जब छोले भटूरे वगैरह या ऐसे कोई फ्लफी चीज़ जो फूले, उस चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है कि बेकिंग सोडा डाला जाता है और उसके साथ कोई ना कोई खट्टी चीज़ डाल दी जाती है, जैसे कि दही डाल दी जाती है या कोई एसिड डाल दिया जाएगा, नींबू निचोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एसिड इसके साथ चाहिए होता है। और आपने एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन पढ़ी है ना इससे पहले, एसिड वाले कंपाउंड उसमें। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसके साथ अगर आप कोई एसिड डालोगे तो क्या होगा, ये उस एसिड का सॉल्ट बनाएगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होगी। ये जो उस एसिड का सॉल्ट बनाएगा उसे आप कंज्यूम कर सकते हो, है ना। ऑर्गेनिक एसिड अगर डालोगे तो ऑर्गेनिक एसिड का ऑर्गेनिक सॉल्ट सा बन जाएगा, उसे आप कंज्यूम कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा। तो इसलिए डाला जाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो वो फूल जाता है, जो भटूरे वगैरह होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं। तो ये जो है सोडियम बेकिंग सोडा जो होता है वो इस तरीके से यूज होता है और इस तरीके से बनाया जाता है। अब नेचुरली आपने देखा होगा कि बेकिंग पाउडर आता है, वो बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा से बनता है। क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा में ही एक
पाउडर एसिड मिक्स कर दिया जाता है, ऐसा एसिड जिसे आप खा सकें, जैसे टार्टरिक एसिड, उसे मिक्स कर दिया जाता है आपके बेकिंग सोडा में, तो वो प्री मिक्सड होके आता है। फिर उसमें आपको अलग से कोई दही वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती, आप बेकिंग सोडा डालिए और उसी को पानी के साथ घोल देते हैं, तो दोनों की रिएक्शन हो जाती है और अलग से एसिड डालने की, अलग से कोई खट्टापन डालने की जरूरत नहीं होती है बेकिंग पाउडर के अंदर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कि आप एक तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर लेते हैं, एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसमें यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बना ही रहा होता है, तो उसमें यूज किया जाता है। एक आप यूज कर सकते हैं इसे बेकिंग पाउडर बनाने में, ये जो भी बात हुई गई है ना। एक आप यूज कर सकते हैं इसका एंट एसिड के फॉर्म में, ठीक है, अभी इससे पहले बात की थी ना, आप एंट एसिड घरेलू नुस्खे में जब आपको एसिडिटी हो जाए तो एज एंट एसिड भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। इसके अलावा अब जो लास्ट कंपाउंड बचा है जो सॉल्ट से बन सकता है वो है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अभी बात की थी वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट ही होता है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, ठीक है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। आप इस सोडियम कार्बोनेट को करीब 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ जोड़ देते हैं, तब ये बन जाता है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो 10H2O डॉट 10H2O है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे गीला कर रहा है ना, ये अभी आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो वॉशिंग सोडा बन रहा है, इसका यूज आपने बहुत जगह देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, साफ सफाई के लिए यूज हो जाता है। इसके अलावा इसका यूज ग्लास इंडस्ट्री में हो जाता है, पेपर इंडस्ट्री में हो जाता है ना, तो बहुत जगह इसका यूज है ही। तो ये जो डॉट 10H2O आ रहा था, है ना, तो ये क्या है असल में? ऐसा तो है नहीं, अभी हमने बताया कि ये उसे गीला कर रहा है, ये गीला नहीं कर रहा होता है ना, ये उसके साथ बस जुड़ा हुआ है क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर के वो मॉलिक्यूल्स जो एक पर्टिकुलर अमाउंट में किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़कर एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, उन्हें बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इससे की वजह से कई सारे फेनोमेना होते हैं। जैसे जो आप कॉपर सल्फेट देख रहे होते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो है CuSO4.5H2O, और इसी 5H2O की वजह से इसका वो नीलापन है, ठीक है। आप जो कॉपर सल्फेट का जो नीलापन देख रहे होते हैं वो इसी .5H2O की वजह से होता है। अगर आप इस कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में निकल जाएंगे, लेकिन इसका कलर जो है वो ब्लू से धीरे धीरे व्हाइटिश चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पर्टिकुलर पता चल जाता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कलर देने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर इसी 5H2O की वजह से था। ऐसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उनमें से एक प्रोडक्ट आपका जिप्सम भी है। एक जिप्सम होता है जिसमें आपके 2H2O होते हैं, ठीक है। एक जिप्सम में, जिप्सम क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O। तो ये जो 2H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, इसमें भी होता है। ये जिप्सम बनता कैसे है? ये जिप्सम बनता है POP से। ये जो जिप्सम है ये बनता है POP से। POP का जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, मतलब CaSO4.5H2O। अब ऐसा नहीं है कि इसके साथ आधा मॉलिक्यूल टूट के लगा हुआ है। होता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, और उसके साथ एक H2O का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। तो जब हम सिंपल रेशियो निकाल रहे होते हैं तो इसका हाफ कर देते हैं, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट का 1 तो इसका 1 से आधा ही जुड़ा हुआ ना, इस तरीके से। असल में 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं और एक H2O आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। पर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे कर देते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का 1 तो उसके साथ आधा H2O का। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये है POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें जब आप 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और ज़्यादा मिक्स करोगे तब जाके टोटल हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और वो बन जाता है आपका जिप्सम, ठीक है। अब ये POP का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ देखा होगा। आपने देखा होगा जो दीवारें वगैरह होती हैं उसे या सरफेस को इवन करने के लिए, फॉल सीलिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो आइडल्स होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं घरों में आती हैं, आपके सजावट की मूर्तियाँ या देवी देवताओं की मूर्तियाँ, वो भी कई बार POP की बनी हुई होती हैं, है ना।
इसके अलावा पीओपी का आपने देखा होगा, डॉक्टर्स जो हैं फ्रैक्चर्स जो पड़ जाते हैं उसे हाथ को सपोर्ट देने के लिए, या कहीं भी फ्रैक्चर हो गया उस पार्ट को सपोर्ट देने के लिए पीओपी का यूज़ करते हैं। क्योंकि पीओपी ना इतनी जल्दी क्रैक नहीं होता है, सूखने पे अक्सर क्या होता है, कोई भी दूसरा जो सब्सटेंस लेंगे वो सूखने के बाद जैसे जैसे उसमें पानी निकलता जाएगा, सूखता जाएगा, वो क्रैक होता जाएगा। जैसे सीमेंट भी लेंगे अगर प्योर और उसमें सूखने के लिए छोड़ देंगे तो उसमें भी क्रैक आ जाता है। पीओपी की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे जैसे वो सूखता जाता है ना उसमें क्रैक नहीं पड़ते, क्योंकि असल में वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसके अंदर से वाटर निकल नहीं रहा होता, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में 1.5 मॉलिक्यूल जुड़ रहा होता है वाटर का, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ जुड़ ही रहा होता है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा हैविली यूज में आ गया। अब एक सवाल कि कभी आपने सोचा है कि पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहा जाता है ना? कभी सोचा है? इसका रीज़न है कि ये बनता है जिप्सम से, ठीक है, ये बनता है जिप्सम से। अब आप बोलेंगे कि ये जिप्सम से कैसे बनता है? पीओपी में H2O मिलाने पर जिप्सम बनता है ना, पर होता क्या है कि एक्चुअली जिप्सम ही पाया जाता है नेचुरली। पेरिस के पास में एक हिल है, उस पर बहुत ज़्यादा शुरुआत में जिप्सम का ढेर पाया जाता था, फिर उसी जिप्सम को हीट करके उसमें से H2O निकल जाता था और वो हेमीहाइड्रेटेड बच जाता था। तो वही जो जिप्सम है वो हीट करने पे बन जाता था पीओपी, ठीक है। फिर उस पीओपी का पाउडर बना के और उसमें पानी ऐड करके फिर वो सॉलिड हो जाता था, हार्ड हो जाता था, है ना। तो एक्चुअली नेचुरली तो जिप्सम ही मिल रहा है, बस उसे हीट करके एक्स्ट्रा हीट देके उससे पाउडर बनाया जाता था, पीओपी पाउडर बनाया जाता था। और क्योंकि जिप्सम का बहुत ज़्यादा रिजर्व पाया जाता था पेरिस के पास, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो रहा था चैप्टर, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट समझना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। टाइम से क्या है आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। वैसे न्यू ईयर से स्टार्ट हो ही चुका है, ठीक है, ऑफिशियली तो कल मैंने बोला नहीं, मुझे याद नहीं रहा, बट हैप्पी न्यू ईयर। और अगर एग्जाम के टाइम पर देख रहे हैं आप तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल, ताकि आगे भी आपके लिए वीडियो ऐसे ही आती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।